सो क्यूबिक के अंदर सबसे पहला है सिंपल, देन बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड, ये आपकी क्यूबिक की टाइप्स हैं आगे। एंड इनका जो पैरामीटर है इन सभी के अंदर ही यही फॉलो होगा कि A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी वेक्टर। एंड जो एंगल्स हैं वो अल्फा, गामा एंड बीटा, वो तीनों के तीनों एंगल्स आपके सेम रहेंगे विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, इनके स्ट्रक्चर्स को हम डिटेल्स के अंदर स्टडी करेंगे इस लेक्चर के बाद में। सो क्यूबिक के अंदर आपका हो गया 3 टाइप्स होती है, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। एंड जो सिंपल है वो P, I, F रिस्पेक्टिवली होते हैं। सिंपल के लिए P, बॉडी सेंटर्ड के लिए I, फेस सेंटर्ड के लिए F। एंड तीनों के अंदर एक ही चीज फॉलो होगी कि A वेक्टर इज इक्वल्स टू B वेक्टर इज इक्वल्स टू C वेक्टर, यानी कि तीनों के तीनों साइज जो हैं वो इक्वल रहने वाली हैं। एंड इंटरफेशियल एंगल्स जो है 3, यहाँ पर हमारे पास 3 इंटरफेशियल एंगल्स बनते हैं। 2D के अंदर हमने देखा था कि हमारे पास 2 ही थे, A वेक्टर एंड B वेक्टर। सो 2D के अंदर हमेशा हमारे पास 2 ही वेक्टर्स रहेंगे, A वेक्टर, B वेक्टर। एंड जो हमारे पास इंटरफेशियल एंगल था 2D के अंदर वो एक ही रहता है, गामा। एंड बट यहाँ पर 3D के अंदर हमारे पास 3 एंगल हो जाते हैं, अल्फा, गामा एंड बीटा, जो कि हमारे 90 डिग्री रहेंगे क्यूबिक के केस के अंदर। नेक्स्ट आता है टेट्रागोनल। सो टेट्रागोनल 2 टाइप्स के अंदर डिवाइडेड है, एक सिंपल टेट्रागोनल, बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल। सो सिंपल के लिए P सिंबल यूज करेंगे, बॉडी सेंटर्ड के लिए I सिंबल यूज करेंगे। एंड दोनों में क्या फॉलो होगा कि A वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर रहने वाला है, बट इज नॉट इक्वल टू C वेक्टर, B इज नॉट इक्वल टू C वेक्टर। एंड जो एंगल्स हैं वो तीनों बराबर रहेंगे, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। नेक्स्ट है ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक भी 3 टाइप्स के हैं, सिंपल, बेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड। सो ऑर्थोरोम्बिक सिंपल के लिए हम P सिंबल यूज करेंगे, बेस सेंटर्ड के लिए B सिंबल यूज करेंगे, बॉडी सेंटर्ड के लिए I सिंबल यूज करेंगे एंड फेस सेंटर्ड के लिए हम F सिंबल को यूज करेंगे। एंड इन सभी के अंदर ये पैरामीटर रहने वाला है कि A वेक्टर इज नॉट इक्वल टू B वेक्टर इज नॉट इक्वल टू C वेक्टर। सो यहाँ पर कोई भी साइड हमारी इक्वल नहीं रहने वाली, A वेक्टर इज नॉट इक्वल टू B वेक्टर इज नॉट इक्वल टू C वेक्टर। बट जो एंगल्स हैं अल्फा, बीटा एंड गामा वो हमारे सेम रहेंगे विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक भी 2 टाइप्स का है, सिंपल एंड बेस सेंटर्ड। सिंपल के लिए हम सिंबल यूज करेंगे P एंड बेस सेंटर के लिए सिंबल यूज करेंगे B। और इनके अंदर क्या फॉलो हो रहा है पैरामीटर, ये साइड्स तो इक्वल नहीं रहेंगी, A इज नॉट इक्वल टू B वेक्टर इज नॉट इक्वल टू C वेक्टर। बट जो एंगल्स हैं अल्फा और बीटा सेम रहेंगे एंड गामा जो है हमारा सेम नहीं रहेगा। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री रहने वाली है, बट गामा जो है वो इक्वल नहीं रहता, वो गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। नेक्स्ट जो ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल है, ये तीनों के तीनों का एक ही टाइप है, वो है सिंपल। सो ट्राइक्लिनिक जो है वो आपका सिंपल है, P से डिनोट आप इसको करोगे एंड इसके अंदर साइड्स इक्वल नहीं रहती और ना ही इसमें एंगल्स इक्वल रहते हैं। सो A वेक्टर इज नॉट इक्वल टू B वेक्टर इज नॉट इक्वल टू C वेक्टर। एंड जो इंटरफेशियल एंगल्स हैं वो है अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा विच इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। नेक्स्ट है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल भी आपका सिंपल ही होता है, P से आप इसको डिनोट करते हो। इसके अंदर A वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर होता है, 2 साइड्स आपकी इक्वल होती हैं, थर्ड साइड जो है वो आपकी इक्वल नहीं होती। सो A वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर इज नॉट इक्वल टू C वेक्टर। एंड जो एंगल्स है वो अल्फा बीटा इक्वल रहेंगे विच इज 90 डिग्री, बट जो आपका गामा है वो आपका होता है 120 डिग्री। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, गामा जो है वो 120 डिग्री होता है आपका। नेक्स्ट जो है वो है रोम्बोहेड्रल। सो रोम्बोहेड्रल एक ही टाइप है, सिंपल एंड P से आप इसको डिनोट करते हो। इसके अंदर आपकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, A वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर इक्वल टू C वेक्टर। बट जो आपके एंगल्स हैं वो 90 डिग्री नहीं होते, यानी वो बराबर तो होते हैं, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, बट वो 90 डिग्री नहीं होती, इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। वो कोई भी दूसरा एंगल हो सकते हैं, यानी कोई भी अगर मान लीजिए 40 डिग्री का हो सकता है तो तीनों ही 40 डिग्री के होंगे, बट 90 डिग्री नहीं होते। नेक्स्ट, अब इतने हमने लैटिस पढ़े हैं 3D के अंदर, क्योंकि ये 3D के अंदर हमारे पास सबसे ज्यादा लैटिस बनते हैं, 7 मेन बनते हैं और उनके सब पार्ट्स जो हैं वो 14 बनते हैं। नाउ इनको लर्न रखने के लिए हम लिख सकते हैं क्यूब अवर मदर।
ठीक है। CU से आपका हो गया क्यूबिक, ठीक है। T से आपका हो गया, TE से टेट्रागोनल, OU से आपका हो गया ऑर्थोरोम्बिक, अवर से आपका हो गया ऑर्थोरोम्बिक। पूरा अवर जो आप लिखोगे तो इसका मतलब हो गया ऑर्थोरोम्बिक। नेक्स्ट MO से आपका हो गया मोनोक्लिनिक, T से हो गया ट्राइक्लिनिक, H से हो गया, HE से आपके पास हो गया हेक्सागोनल, एंड R से आपके पास बन गया रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल। सो इनको आप इस फॉर्मूला से लर्न रख सकते हैं। Q टावर मदर, Q से CU से आपके पास हो गया क्यूबिक, TE से हो गया टेट्रागोनल, अवर से हो गया ऑर्थोरोम्बिक, MO से हो गया मोनोक्लिनिक, T से हो गया ट्राइक्लिनिक, HE से हेक्सागोनल एंड R से रोम्बोहेड्रल। ये सारे लाइन वाइज आपके जो है इसके अकॉर्डिंग टू आपके पास सारे लाइन वाइज आपके पास पैटर्न बन जाता है। अब जो हमने 3 डायमेंशनल ब्रेविस लैटिस डिस्कस किए थे, जो कि हमारे पास थे 14 एंड 7 मेन थे। सो अब हम उन 14 लैटिस को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। उनको डिटेल के अंदर हम डिस्कस कर लेते हैं। सो सबसे पहला है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। यहाँ पर नेम से क्लियर हो कि सिंपल क्यूब होगा। इन दिस स्ट्रक्चर द यूनिट सेल हैज एटम्स ओनली एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब। देयर आर 8 एटम्स लाइंग एट द कॉर्नर्स एंड ईच एटम कंट्रीब्यूट्स 1/8 ऑफ इट्स इफेक्टिव पार्ट। ये मेरे पास एक क्यूब है, इसको मैं अगर एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर हमारे पास एक्सिस आ जाती हैं एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस, ठीक है। एंड जो इसके जो है ये जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, इसके अंदर जो एटम्स हैं वो कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, एक इस कॉर्नर पे, एक इस कॉर्नर पे, एंड क्यूब के हर कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं क्योंकि क्यूब 3 डायमेंशन है। सो यहाँ पर हमारे पास कितने एटम्स बन जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 8 कॉर्नर्स हमारे पास बनते हैं और ईच एटम का यानी कि एक एटम का जो कंट्रीब्यूशन है वो 1/8 है। सो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा 1 कंट्रीब्यूशन हो जाएगा जब हम टोटल करेंगे। सो 1/8 मल्टीप्लाइड बाय कितने कॉर्नर्स हैं 8 एंड जब करेंगे सो वो हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा। सो 8 एटम्स जो हैं वो आपके कॉर्नर्स के ऊपर लाई करते हैं और ईच एटम का कंट्रीब्यूट कितना है 1/8 पार्ट। नाउ इसको डिस्कस करते हैं। सो कॉर्नर्स के ऊपर इसका क्या है कंट्रीब्यूशन 1/8 है, फेस के ऊपर इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो है 1/2 एंड सेंटर के ऊपर इसका कंट्रीब्यूशन है 1। यानी हम सेंटर के ऊपर रख देंगे एटम को, सो वो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना देगा एक पूरा कंट्रीब्यूशन देगा, सो 1। फेस के ऊपर रखेंगे सो 1/2 हमारे पास एक एटम का कंट्रीब्यूशन आएगा। नाउ इनकी ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये देख लेते हैं, इनकी से हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को डिस्कस करेंगे। सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना होता है 1 होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल, ये हमारे पास बनता है। सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 1/8 एक का होता है एंड हमारे पास कितने कॉर्नर्स हैं 8 कॉर्नर्स हैं। सो 1/8 मल्टीप्लाइड बाय 8 इक्वल्स टू 1 हमें मिलता है। नाउ ये जो यूनिट सेल है इसे हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी बोलते हैं। क्यों हम इसे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं बिकॉज ये जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स है पर यूनिट सेल ये 1 के इक्वल होते हैं, ठीक है। सो इसलिए हम इसको सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। एंड ये जो यूनिट सेल है ये सबसे इजी है अंडरस्टैंड करने के लिए, और या फिर हम कह सकते हैं कि यूनिट सेल की स्टडी करने के लिए बहुत ही इजी है, हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम इसको समझ सकते हैं रेदर देन अदर यूनिट सेल। दूसरे यूनिट सेल के मुकाबले में ये वाला जो हमारे पास यूनिट सेल है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ये अंडरस्टैंडिंग के लिए भी इजी है एंड स्टडी करने के लिए यूनिट सेल की स्टडी करने के लिए भी इजी रहता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। सो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हमारे पास कितना होता है एक जो हमारे पास ये है ट्यूब की लेंथ वो है a,
एंड ट्यूब की लेंथ वो हैं सेम रहती हैं। सो ए यहाँ पर भी होगा, इसकी लेंथ भी ए होगी, इसकी लेंथ भी ए होगी, इसकी भी ए, इसकी भी ए, इसकी भी, एंड सो ऑन, सभी की लेंथ जो होगी वो ए रहेगी। सो वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सो ये हमारे पास है लेंथ ए, ब्रेथ भी हमारे पास ए है एंड हाइट भी हमारे पास ए है। सो यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना हो जाएगा? ए क्यूब हो जाएगा। नाउ बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल कौन से होते हैं? ये इक्वल होता है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल अपॉन इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, यानी कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल अपॉन नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल जो हमने निकाले हैं, ये हम पहले निकाल चुके हैं, 1 आया है, एंड जो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है वो है ए क्यूब। सो जब हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब ओवर नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल जो है हमारे पास 1 है। सो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल कितने आ जाता है? ए क्यूब आ जाता है। नेक्स्ट है इसके कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बात करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? सबसे पहले तो ये देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर, जो भी कोई भी हम एक क्यूब के अंदर, जैसे कि इस क्यूब के अंदर हम कोई भी एक रेफरेंस एटम ले लेते हैं, सो उसके जो नियरेस्ट जो नेबर होता है, सबसे नज़दीक जो नेबर होता है एक फिक्स डिस्टेंस पे, वो जितने भी होते हैं उनको हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। इसको समझते हैं, इसके आपको डायग्राम के थ्रू समझा देते हैं। ये आपके पास एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, ठीक है। एंड जब आप इसको एक्सटेंड करोगे, कुछ इस तरीके से एक्सटेंड करोगे, यानी इसके आगे पीछे भी तो हमें देखना है। सो जब आप इसके आगे पीछे देखोगे, ठीक है, अब जब आप यहाँ से आपने एक्सटेंड कर लिया, अब कुछ नीचे से भी एक्सटेंड होगा आगे की साइड में। सो यहाँ से भी जब आप इसको एक्सटेंड करोगे, सो आपके पास क्या मिलता है? अब आप यहाँ पर एटम्स को अप्लाई करो, एटम्स जो हैं उनको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, यहाँ पर लगा दो। सो 8 एटम्स तो यहाँ पर हो गए कॉर्नर्स पे, एंड इसके भी कुछ एटम्स हैं, इसके भी कुछ एटम्स हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से है। अब यहाँ पर नियरेस्ट कितने हैं? यहाँ का जो डिस्टेंस है वो कितना है? ए है। यहाँ का भी डिस्टेंस ए है, यहाँ का भी ए, यहाँ का भी ए। ये वाले जो एटम्स हैं ये दूर पड़ जाते हैं, इनका जो डिस्टेंस है वो √2a होता है। सो यहाँ पर देखिए, ये हमने रेफरेंस एटम ले लिया और इसके नियरेस्ट नेबर कौन सा है? एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, 4 ये हो गए, 1 2, एक ये, दूसरा ये, देन 3 4, ठीक है, 3 4 हो गए, एक ये हो गया 5th और एक जो है 6th नीचे होगा, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल वो हमारे पास कितना आ गया? 6 आ गया। फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो हमारे पास 6 आ गया। अब सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूँ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर, तो वो कितना आ जाएगा? अब जो इससे थोड़ा दूर है, ठीक है, नेक्स्ट जो इसके दूसरे नंबर पर नजदीक आते हैं वो हैं ये वाले 1 2 3 4, ठीक है, 4 एंड 4 यहाँ पर हो गए, 4 ही इसके ऊपर होंगे, 4 ही इसके नीचे होंगे। सो सेकंड जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना आ जाएगा हमारे पास? क्योंकि ये तो 4 हो गए, देन ये वाले कॉर्नर्स वाले 4 भी ऊपर, और नीचे की साइड भी इसके कुछ 4 हैं। सो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4 + 4 + 4। सो कितने हो जाएंगे? ये 12 हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर सेकंड। सो आई होप आपको कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में पता चल गया होगा कि रेफरेंस एटम के जो सबसे नियरेस्ट नेबर एटम होता है वो आपका रेफरेंस एटम होता है, वो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं, जितने भी आपके नंबर्स होते हैं नियरेस्ट नेबर के अंदर। सो नेक्स्ट बात आती है पैकिंग फ्रैक्शन की। सो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है? पैकिंग फ्रैक्शन रिप्रेजेंट द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स इन अ यूनिट सेल। सो इसको हम एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि आपके पास एक ग्लास है, ठीक है, ग्लास का टोटल वॉल्यूम कुछ है, मान लीजिए 24 मिलीलीटर है उसका टोटल वॉल्यूम ग्लास का, एंड देन आपने उसको वाटर से फिल कर दिया, वाटर से हाफ फिल कर दिया।
सपोज कीजिए कि आपने उसको 12 मिलीलीटर फिल कर दिया, सो आपने उसको हाफ फिल कर दिया। अब यही बात है कि टोटल वॉल्यूम तो उसका था 24 मिलीलीटर, बट आपने कितना उस वाटर से ऑक्यूपाई किया, 12 मिलीलीटर। सो वो जो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम है वो आपका होता है पैकिंग फ्रैक्शन।